हाँ जी बच्चे, लास्ट क्लास में हमने ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। स्नेल्स लॉ हमने अप्लाई किया था। तो आपको स्नेल्स लॉ में मैंने ये बताया था कि म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बताया था। अब ना ये आपको बुक्स में एक टर्म मिलेगी म्यू 1 2 ऐसे लिखा होगा। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये एक नोटेशन है। 1 पहले आ रहा है ना, तो 1 पहले लिखना है, 2 बाद में आ रहा है तो 2 बाद में लिखना है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब पता है क्या है कि जो लाइट है ना, लाइट 1 मीडियम से 2 में जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब है कि लाइट 1 मीडियम से 2 में जा रही है। मतलब जो चीज़ बाद में लिखी हुई है ना, वहाँ लाइट को बाद में पहुँचाना है। ऐसे थोड़ा सा ना हिंट लिख लो, जो चीज़ बाद में आ रही है ना, तो लाइट को उसमें बाद में लेके जाना है। तो 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब है कि लाइट जो है 1 से 2 में जा रही है। ठीक है। अब आपके पास जैसे क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 8/9, ये दिया हुआ है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर दिया आपको 4/3, ये गिवन है। वी हैव टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। स्नेल लॉ नहीं लगाना इसमें, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कन्वर्जन करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब क्या है कि जो रे है वो ग्लास से कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है। ऊपर वाला मीडियम होगा ग्लास, नीचे वाला मीडियम क्या होगा, वाटर। रे जा रही है ग्लास से वाटर की तरफ। ठीक है। और ये अगर ग्लास से वाटर की तरफ जा रही है तो उसको आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे। जिस मीडियम में लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखना है, जहाँ से लाइट आ रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना है। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है तो लाइट वाटर में जा रही है। जिस मीडियम में लाइट जाएगी उसका इंडेक्स ऊपर लिखना है, जहाँ से लाइट आ रही है उसका इंडेक्स नीचे लिखना है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास है 4/3 अपॉन ग्लास इक्वल टू 8/9। तो आपके पास फिर 4/3 इंटू 9/8 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो जाएगा। तो ये कटिंग करेंगे अगर हम, तो ये 3/2 आ जाता है। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, 3/2। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए। म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब है कि लाइट ग्लास से कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है। जिस मीडियम में लाइट जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखना है, जहाँ से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखना है। क्वेश्चन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास की हमें वैल्यू बतानी है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। कैसे करेंगे सॉल्व? हाँ जी, एयर से लाइट कहाँ जा रही है, इधर देखिए, एयर से लाइट कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है ना। एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो लाइट कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है। तो इसको लिखना अपने म्यू वाटर बाय म्यू एयर। जिस मीडियम में लाइट जाएगी वो लिखना ऊपर, दूसरे वाला लिखना नीचे। हाँ जी, ऐसे सेकंड वाला बताइए। सेकंड वाले में लिखा है वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ग्लास वाला जो बाद में लिखा है ये ऊपर लिखना है अपॉन वाटर। इसकी वैल्यू हमें पता लगानी है।
तो क्या वैल्यू बनेगी, म्यू वाटर कितना है 4/3, म्यू एयर है 1, म्यू ग्लास है 3/2 और म्यू वाटर है 4/3। तो कटिंग करने के बाद व्हाट इज आंसर 3/2, यही बनता है, आंसर की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब है कि वाटर ऊपर रखना है, एयर नीचे रखनी है। और लाइट कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है, कहाँ से जा रही है, एयर में जा रही है। तो ना 2 बातें इसमें नोट कर लेंगे आप, बस वही याद रखनी है, 2 पॉइंट्स नोट करने हैं। पहला पॉइंट लिख लो, इसका मतलब क्या है, दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका ये मतलब है। दूसरी बात, लाइट कहाँ जा रही है, एयर से वाटर में, लाइट गोज़ फ्रॉम एयर टू वाटर। तीसरी बात एक और लिखनी पड़ेगी, इसको अगर मुझको एक्सपैंड करना है तो क्या लिखूँगा, इसको एक्सपैंड करके म्यू वाटर ऊपर लिखना है, म्यू एयर नीचे लिखना है। ये आपने याद रखना है। हाँ जी, क्वेश्चन लिखेंगे एक, वन टू दिया हुआ है, म्यू 12 दिया है 4/3, म्यू 23 दिया हुआ है 3/2, म्यू 13 वी हैव टू फाइंड। हाँ जी, म्यू 12 की वैल्यू दी है 4/3, तो म्यू 12 को मैं क्या लिखूँगा, म्यू 2/μ1। म्यू 23 दिया है 3/2, तो म्यू 23 को क्या लिखूँगा मैं, म्यू 3/μ2 इज़ 3/2। फाइंड क्या करना है, 13, मतलब मुझे म्यू 3/μ1 फाइंड करना है। अब क्या करा जाए, ये 2 वैल्यूज़ दे रखी है, क्या ये चाहिए, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मल्टीप्लाई करने पे म्यू 2 से म्यू 2 कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो आपका बन जाएगा म्यू 2/μ1 इंटू म्यू 3/μ2 इक्वल टू 4/3 इंटू 3/2। हाँ जी, यही बनेगा, ठीक है। म्यू 2 से म्यू 2 आपका कैंसिल हो गया, म्यू 3/μ1 की वैल्यू कटिंग करके आ गई 2, तो दिस इज़ द आंसर। म्यू 13 की वैल्यू आ गई है 2। मैंने इसको आपको ना एक्सपैंड करना बस आना चाहिए, बस जो मैंने 3 पॉइंट बताए ये याद रखने। चलिए हम और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। अगला जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ये मैं रब कर रहा हूँ। ये बच्चे डायग्राम बनी है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। इधर है एयर और ऊपर है ग्लास। दूसरी डायग्राम में ये एंगल है 60 डिग्री, ये वाला एंगल है 45 डिग्री, ऊपर है एयर और नीचे है वाटर। थर्ड डायग्राम में नीचे है वाटर, ऊपर है ग्लास, ये रेज आ रही है, ये एंगल है 45 और ये आपको आर की वैल्यू बतानी है।
ये डायग्राम गिवन है। तो अगर आपको लास्ट डायग्राम में आर की वैल्यू बतानी है तो मुझे दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होने चाहिए, ग्लास का भी और वाटर का भी। तो मैं यहाँ से पता लगाऊंगा। पहले इधर आ जाओ। इसमें फर्स्ट लिखा है एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होता है 1। ग्लास का मैं लिखता हूँ म्यू जी। लगाना स्नेल्स लॉ। आपको स्नेल लॉ अप्लाई करना मैंने सिखाया है। कैसे लगाते हैं स्नेल्स लॉ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल। साइन 60 कितना होता है? √3/2 ग्लास म्यू ऑफ ग्लास, और साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो कटिंग करके यहाँ से आपके पास म्यू ऑफ ग्लास की वैल्यू तो आ गई है √3। ऐसे ही इधर से आप वाटर का म्यू निकालेंगे। एयर का तो म्यू 1 होता है। हाँ जी, क्या लिखेंगे इसको हम? 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू म्यू वाटर इंटू साइन 45। साइन 60 √3/2, म्यू वाटर पता लगाना है, साइन 45 है 1/√2। तो अगर आप कटिंग करेंगे तो म्यू वाटर की वैल्यू आ जाएगी √3/√2। अब ये सोच रहे होंगे आप कि वाटर का तो 4/3 होता है, वो गिवन होगा तब 4/3 है। अगर हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं जो आएगा वो मानना पड़ेगा हमें। तो √3/√2 आ गया। अब इधर आ जाओ। हाँ जी, 45 म्यू वाटर इंटू साइन 45 इक्वल टू म्यू ग्लास इंटू साइन आर। स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं आप। म्यू वाटर की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? √3/√2। साइन 45 होता है 1/√2। म्यू ग्लास की वैल्यू कितनी है? √3 फिर इंटू साइन आर। ठीक है, वैल्यू सारी पुट कर दी हमने। म्यू ग्लास की वैल्यू √3 थी, पुट कर दी। ये कितना बन जाएगा? √3 से √3 तो कैंसिल हो जाएगा, और √2 इंटू √2 हो गया 2। तो 1/2 इक्वल टू साइन आर। तो इससे आर की वैल्यू कितनी बन गई? 30 डिग्री आ गई। बस पहले वाली डायग्राम से अपने ग्लास का फाइंड किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड वाली डायग्राम से वाटर का फाइंड किया है, और थर्ड में फिर स्नेल लॉ अप्लाई किया और आर आ गया। इस पूरे चैप्टर में हम 90% क्वेश्चन में स्नेल लॉ ही लगाएंगे। 90% क्वेश्चंस के अंदर इंपॉर्टेंट स्नेल लॉ बस अप्लाई करना आ जाए, चैप्टर समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। वाई द ड्यूरेशन ऑफ द डे, वाई द ड्यूरेशन ऑफ द डे increase by 4 minutes from the actual duration. Why the duration of the day increase by 4 minutes from the actual duration? ये समझेंगे आप क्या है ये अपनी अर्थ है। ये अर्थ का ना होरिजन है। अब होरिजन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ इस होरिजन से ऊपर है वो तो हमें दिखाई देगी, जो चीज़ होरिजन से नीचे है वो दिखाई नहीं देती। एक लेवल है, इस लेवल से जो भी ऊपर होगा दिखेगा, जो भी नीचे होगा नहीं दिखाई देगा। एक होरिजन है ये। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं एक, फिर आपको ये समझ आएगा होरिजन का मतलब क्या है। हम अर्थ से सन को देख सकते हैं और सन का डिस्टेंस है 15 करोड़, 15 CR किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर है। हम इतनी दूर सन को देख सकते हैं। हम इतनी दूर मून को देख सकते हैं। मून का डिस्टेंस है 4 लाख किलोमीटर। हम मून को देख सकते हैं, हम सन को देख सकते हैं, हम स्टार्स को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से 40 किलोमीटर दूर या 60 किलोमीटर दूर मोगा है, लुधियाना है, हम नहीं देख सकते। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे मान लीजिए तो मोगा जो है ना वो इस तरफ आ जाएगा, तो मोगे का जो लेवल है वो कहाँ पे हो जाएगा? बिलो द होरिजन हो जाएगा। तो जो चीज़ बिलो द होरिजन है वो हमें दिखाई नहीं देगी, चाहे वो नज़दीक भी है।
तो हम 60 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर नहीं देख सकते, लेकिन हम बिलियन किलोमीटर दूर सन और मून को हम देख सकते हैं, क्योंकि वो किससे ऊपर है, हॉरिजन से ऊपर है। तो एक हॉरिजन एक लेवल है, इस लेवल से ऊपर जो भी होगा वो दिखेगा, जितनी मर्जी दूर हो दिखाई देगा। लेकिन इस हॉरिजन से जो नीचे है वो चाहे थोड़ी सी दूर पे हो वो भी दिखाई नहीं देगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो डे की ड्यूरेशन है वो एक्चुअल ड्यूरेशन से कितने मिनट ज़्यादा है, 4 मिनट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे अपने ये अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में एयर है, एटमॉस्फेयर है, और एयर कितने किलोमीटर तक होती है, 400 किलोमीटर के बाद वैक्यूम आ जाएगा, एयर भी नहीं है। हमारी जो एयर है ना, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ऐसे लेयर्स बनी हुई है, इट इज़ अप टू 400 किलोमीटर, इसके बाद एयर ख़त्म है, एयर नहीं है। अब ये सन है, सन अभी राइज हो रहा है, हमें सन दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज सन किससे नीचे है, हॉरिजन से नीचे है। तो सन की रेज आ रही है, सन की रेज ऐसे आ रही है। अब सन की जो रेज आ रही है वो आ रही है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, क्योंकि सन के पास तो एयर है ही नहीं, सच वैक्यूम है, तो वहाँ पे रेयरर मीडियम है और इधर डेंसर मीडियम है। तो सन की जो रेज है वो कहाँ आ रही है, दे गो फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, वो अर्थ की तरफ बेंड हो जाएगी। जब भी रेज कहाँ आती है, रेयर से डेंसर, इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब इसमें मैं नॉर्मल बनाऊंगा नहीं बिकॉज वो मुश्किल हो जाएगा, वो ऐसे बेंड हो रही है टुवार्ड्स द अर्थ। अब इस रे को अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, जो ये रिफ्रैक्टेड रे आ रही है, अगर हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो इसकी जो इमेज है, सन की इमेज हमें यहाँ पे दिखाई देगी। आपने ना ऑप्टिक्स में कोई भी रे ऐसे बेंड हो जाती है, उसको इसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी, उसको स्ट्रेट प्रोड्यूस करो, उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करो, यहाँ पे इसकी इमेज दिखेगी। तो जो सन है, इस सन की जो इमेज है हमें इमेज दिखाई देती है 2 मिनट्स बिफोर सनराइज़, सनराइज़ होने के 2 मिनट पहले हमें जो दिखता है सन, वो सन की इमेज होती है। कभी भी ध्यान से देखना, उस इमेज में ना क्रैक्स पड़े होते हैं, वो पूरा सन नहीं होता, उसमें क्रैक्स पड़े होते हैं, वो सन की इमेज होती है, उसमें इतनी हीट भी नहीं होती। ऐसे ही इवनिंग टाइम पे जब सन सेट हो चुका होता है तब भी हमें 2 मिनट तक सन जो दिखाई देता है वो सन की इमेज होती है। कभी भी उस सन को आप ध्यान से देखोगे उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो सन 2 मिनट के बाद ही इनविजिबल हो जाता है, वो सन की इमेज है। तो 2 मिनट्स बिफोर सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर सनसेट हमें सन जो दिखेगा, आप घर पे जाके चेक कर सकते हो, हमें जो सन दिखाई देगा वो सन की इमेज है। तो 2 मिनट सुबह, 2 मिनट्स इवनिंग में, तो टोटल ड्यूरेशन कितनी इंक्रीज होगी, 4 मिनट्स। हमें जो सन है वो एक्चुअल ड्यूरेशन से 4 मिनट ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसको आप थोड़ा सा अपनी वर्डिंग्स में लिख लेंगे, तो थोड़ा चलो मैं लिखवा देता हूँ। द रेज कमिंग फ्रॉम द सन, द रेज कमिंग फ्रॉम द सन goes from, rays coming from the sun goes from rarer medium to denser medium। जो सन से रेज आ रही है वो कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है। बिकॉज नियर द सन, सन के नज़दीक, बिकॉज नियर द सन देयर इज़ वैक्यूम, देयर इज़ नो एयर, सन के नज़दीक एयर नहीं है। एंड नियर द अर्थ देयर इज़ एटमॉस्फेयर अप टू 400 किलोमीटर। नियर द अर्थ देयर इज़ एटमॉस्फेयर अप टू 400 किलोमीटर। When the rays coming from the sun, it bends toward the normal. When the rays coming from the sun, it bend towards the normal.
and we see the image of the sun for the 2 minutes. Before actual sunrise. 2 minutes before actual sunrise. Similarly, 2 minutes after. Similarly, 2 minutes after actual sunset. Therefore, duration of the day increase by 4 minutes. Therefore, duration of the day increase by 4 minutes. तो ये बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इतना आप देखिए. रिफ्रैक्शन हम कंटिन्यू करेंगे. आपने रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट क्लास के लिए आप सबने